ओके, हम्म, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। डायरेक्टली स्टार्ट करें। हाँ ठीक है। ठीक है, तो लेट्स सी, पहले हम पार्थ का क्वेश्चन ले लेते हैं। हम्म। पार्थ का क्वेश्चन है सुरेश की, व्हाट इज लव एंड आर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ लव? हाँ, मैंने इसके ऊपर एक संक्षिप्त में समझाया था बहुत पहले। एंड आई थिंक अभी अगर आप मेरा चैनल खोलते हैं यूट्यूब पे तो सबसे आगे वही वीडियो आता है। हम्म। फिर भी अभी मैं समझा देता हूँ। क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव होते हैं? पहले इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। नहीं, ऐसा होता है कि हम अपनी मम्मी से प्रेम करते हैं, पापा से प्रेम करते हैं, मित्र से करते हैं, अपने लवर से प्रेम करते हैं। वहाँ रिलेशनशिप अलग है, प्रेम वही है। जो वो फंडामेंटल बेस है ना, जो कोड, वो सेम है। बट उसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो अलग है। हमारा रिश्ता अलग है। प्रेम वही है, ठीक है। वो फीलिंग ऑफ प्लेजेंटनेस सेम है। आप पूछोगे कि प्रेम क्या है? मैं एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव का डिफिनेशन बताता हूँ। लव एक्सेप्टेंस है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसी को लव कहते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर कर लेते हैं। और जब हम किसी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब हम उससे एक हो जाते हैं। वो हमारा ही एक अंग बन जाता है। जैसे किसी किसी को आप में से चश्मा लगा होगा। पहले पहले वो चश्मा आपसे भिन्न प्रतीत होता था, जब आपको पहली पहली बार लगा। लेकिन जब आपने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया तो अब ऐसा फील होता है कि वो आपके बॉडी का एक पार्ट बन गया। रात में सोते समय भी आप उसे कभी कभी पहन के सो जाते होंगे। तो जब हम किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारे ही बॉडी का, हमारे ही अस्तित्व का एक पार्ट बन जाता है। और जब हम पूरी दुनिया से प्रेम करने लगते हैं, पूरी दुनिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम पूरी दुनिया से एक हो जाते हैं। पूरी दुनिया हमारा ही एक अंग बन जाता है। और उसी को हम माया से ऊपर उठना कहते हैं। उसी को हम योगा कहते हैं, एक हो जाना। माया अर्थात डिफरेंशिएशन। माया का सिर्फ एक ही अर्थ है, सिर्फ एक ही अर्थ है। सारे अर्थों को भूल जाइए। माया अर्थात डिफरेंस, परसेप्शन ऑफ डिफरेंस, कि दो एग्जिस्ट करते हैं। जब आपको सिर्फ एक दिखने लगता है, जब सब कुछ आपका ही एक अंग बन जाता है, तो आप माया से ऊपर हैं। और उसी अवस्था को योग कहते हैं। तो प्रेम क्या है? प्रेम है कंप्लीट एक्सेप्टेंस। इतना कंप्लीट कि आपको वो जीव जिससे भी आप प्रेम करते हैं वो अपना ही एक अंग लगने लगे। जैसे लवर्स रोमांटिसाइज करते हैं, दो दिल एक जान। तो कुछ वैसा ही हमारे फिलॉसफी में, शैव धर्म में, प्रेम अर्थात, प्रेम भगवान शिव का ही दूसरा नाम है। शिव ही प्रेम है। हाँ, शिव ही प्रेम है। क्योंकि जो वो कोर है ना, जो एक हो जाता है, वो आत्मा है। आत्मा का एक अस्तित्व है, आनंद, एक नेचर, सच्चित आनंद। तो उसमें एक आनंद है। इसी आनंद को फिलॉसफी में, शैव धर्म में प्रेम कहा जाता है। यहीं से बाकी सारे प्रेम निकलते हैं। जितना भी आपका रिलेशन है ना, जितना भी मम्मी के साथ, पापा के साथ, फैमिली के साथ, सब इसी आनंद का एक अंश है। सब में इसी आनंद का अंश है, हर एक रिलेशन में। तो प्रेम कहीं किसी से होता नहीं है, किसी के माध्यम से कोई नहीं होता।
प्रेम आपके अंदर पहले से है। आप कह सकते हो कि उसे देख के मुझे प्रेम का अनुभव होता है, लेकिन वो बस एक एक ट्रिगर आपने उसे बना लिया है। प्रेम कहीं बाहर नहीं है, प्रेम आपके अंदर है। एग्जाम्पल, आपका कोई है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, सबके होते हैं। तो एग्जाम्पल लेट्स से कि वो कहीं दूर चला गया, दूसरे शहर चला गया, क्या तब भी आप उससे प्रेम करते हैं? क्या तब भी उसके बारे में सोच के आपको प्रेम महसूस होता है? हाँ, हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। हाँ। लेट्स Distance से कि and अगर time doesn't matter in time, you know. हाँ, मतलब in the matters of love. हाँ, लेट्स से कि वो दूसरी कंट्री में चला गया, वो इंडिया को छोड़ के अमेरिका चला गया, क्या तब भी आप प्रेम महसूस करते हैं? बिल्कुल अवश्य। लेट्स से कि वो इंसान मर गया, लेकिन आपको दुनिया छोड़ पता के नहीं है। चला गया। हाँ, वो इंसान तब अब अस्तित्व में ही नहीं है, वो बिल्कुल, खत्म हो चुका है। बिल्कुल। तो वो तो वो इंसान नहीं है जिससे आप प्रेम करते हैं, प्रेम आपके अंदर है, क्योंकि अब तो वो अस्तित्व में भी नहीं है ना, लेकिन तब भी आप प्रेम कर रहे हैं उससे। तो प्रेम कहीं बाहर से नहीं आता, प्रेम आपके अंदर है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लव का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि हम्म आप जिससे भी प्रेम कर रहे हैं वो आपके अंदर से निकलता है। बस हमने अपने थॉट कंस्ट्रक्ट, अपने माइंड के कारण उसे अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया है। बट प्रेम एक ही है, प्रेम शिव है, आपके अंदर का आनंद। प्रेम एक्सेप्टेंस है, और प्रेम हमें एक करता है। ये है प्रेम। Suresh, I think when he was asking about different type of love, तो वो कहीं ना कहीं ये था जो आजकल फिनोमेना देख रहे हैं आप कि लोग डिफाइन कर रहे हैं प्यार को, अनकंडीशनल लव, सोलमेट लव। ठीक है। हाँ, सो आई गेस कुछ उस पे भी हो जाए। आई What do you थिंक आई think हैव about क्लियर्ड इट। what do you think about soulmates and all these things that are going on in world? मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जब आप प्रेम को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं, Hmm. तो वो बस आपका थॉट कंस्ट्रक्ट है, सिर्फ आपका माइंड। ये Hmm. सोलमेट हो या मम्मी से प्रेम हो या पापा से प्रेम हो, एक ही चीज़ है, एक ही फीलिंग है, जिसको हम लोगों ने अलग अलग डायरेक्शन में रीडायरेक्ट कर दिया है। ठीक है। और जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, चाहे वो इंसान अस्तित्व में हो अथवा ना हो, हमारा प्रेम उनके लिए वैसा ही होता है। तो ये हमारे अंदर से निकल रहा है, ना कि कहीं बाहर से। तो सोलमेट लव हो या कैसा भी लव हो, या फ्रेंड, Unconditional. लव एज अ फ्रेंड, कुछ Hmm. भी हो, कुछ भी हो। एक ही, हाँ, एक ही अस्तित्व के अलग अलग रूप हैं। Hmm. True, true that. और रूप रूप कोई इटर्नल नहीं है, भगवान ने उसे क्लासिफाई नहीं किया है, वो हमारा अपना माइंड है। आने वाले जनरेशन में हो सकता है और 50 तरह से इसको कैटेगराइज कर दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। You're right. हाँ, और अनकंडीशनल लव ही लव का वास्तविक रूप है। देयर इज नो सच थिंग एज कंडीशनल लव। जैसे देयर इज नो सच थिंग एज मिलावटी पानी। पानी पानी ही होता है, उसमें अगर मिलावट कर दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ पानी का एक अलग कैटेगरी बन जाएगा, नहीं। ठीक है। तो जितना भी कंडीशंस है वो सिर्फ मिलावट है इस लव में। इसे एक अलग कैटेगरी में नहीं डाल देना चाहिए, इसे बस मिलावट समझना चाहिए। Okay. So, shall we move to another question? हाँ, Okay. So, Hamish, are you there? I'm giving you a chance to ask the question over mic. Am I audible? Yes. हाँ, सुरेश प्रणाम, ओम नमः शिवाय। मेरा क्वेश्चन है, ओम नमः शिवाय। ज्ञान मार्ग पे जो सत्य का मापदंड है वो अपरिवर्तनीय है। जो अपरिवर्तनीय है वही सत्य है। जैसे कि अगर टेबल हम ले ले फॉर एग्जांपल, तो टेबल को बोलेंगे कि अगर आप उस टेबल का तत्व क्या है,
आप वो लकड़ी ही होगी। और हम्म अगेन मैं एग्जांपल दूं तो अगर घड़े का तत्व क्या है तो वो मिट्टी ही होगी। हम्म अगर हम टेबल से लकड़ी को हटा दें और घड़े से मिट्टी को, तो ना टेबल बचेगी और ना घड़ा बचेगा। हाँ, तो हम्म उसी से हम आते हैं अपने शरीर पे। जो जो मेरा हम्म शरीर है वो, हम्म अगर मैं अपने हाथ हटा दूं और हम्म जितने भी बॉडी पार्ट्स हटा दूं, हाथ पैर हटा दूं, तब भी मैं का जो अनुभव है वो रहता है। हम्म अब हार्ट की भी सर्जरी होती है और ब्रेन की भी, तो वो भी हट हट जाएगा, हम्म तब भी मैं का जो एहसास है वो रहेगा। और मेमोरीज भी हट जाए तब भी मैं का जो एहसास है वो रहता है। हम्म तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हम जो मैं हूँ अनुभव करता, और मैं किसी भी वस्तु को अनुभव कर रहा हूँ, तो हम्म जो मुझसे दूर है वो तो मैं नहीं हो सकता हूँ, ये तो पूरा क्लियर है। जो मुझसे दूर है हम्म वो मैं नहीं हो सकता हूँ, तो संसार तो यहाँ पे हट गया। अब बचा हम्म शरीर। शरीर को भी मैं अगर देखूं तो शरीर में भी कितने पार्ट्स हैं जिनको मैं अनुभव कर रहा हूँ, और वो अगर हट जाए तब भी मैटर नहीं करता, तब भी मैं तो रहूंगा ही। और जो मन है, सुख दुख जितने भी तरह के इमोशंस हैं उनको भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, हम्म क्योंकि वो भी मैं नहीं हो सकता। तो ये लॉजिकली इतना आसान है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं कि क्यों, लेकिन शरीर की जो भावना है कि मैं ये शरीर और मन हूँ, मैं उसमें वापस लौट आता हूँ। हम्म, तो और मुझे, लेकिन मैं तो हूँ अनुभव करता, लेकिन शरीर और मन में मैं फिर से वापस क्यों लौट आता हूँ मुझे पता नहीं। और मुझे वो देखना है जो आपने देखा था, अनुभव संभव हो ही नहीं पा रहा है। हम्म, ठीक है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, लॉजिकली कोई चीज़ समझना बहुत आसान है, और उतना ही आसान है लॉजिकली उस चीज़ को डिनाई कर देना। आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, इन सब के माध्यम से मैं आपको कुछ भी प्रूव कर सकता हूँ, कुछ भी। मैं ये तक प्रूव कर सकता हूँ कि धरती चपटा है, क्योंकि लिटरली कुछ कम्युनिटी होते हैं जो बहुत सॉलिड लॉजिक देंगे, बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट इस बात को प्रूव करने के लिए कि धरती चपटा है। तो लॉजिकली चीज़ों को प्रूव करना बहुत आसान है, स्पेशली उस इंसान के लिए जो अधिक गहराई में नहीं सोचता है। और अधिकतर इंसान 99% अधिक गहराई में नहीं सोचते हैं। उनका लॉजिक कुछ पल के लिए है, कुछ मोमेंट्स के लिए। ठीक है, तो उनके लॉजिक को तुरंत हटा भी, कॉन्ट्रडिक्ट भी किया जा सकता है, उसका खंडन भी किया जा सकता है, और उनको लॉजिकली ही कुछ और भी बताया जा सकता है। तो लॉजिक कोई सॉलिड मापदंड नहीं है, इसीलिए। और जिस मैं का हम तर्क दे रहे हैं ना, जिस मैं को हम तर्क से प्रूव कर रहे हैं, जिसे श्रुतियों में ब्रह्मा कहा गया है, उसके बारे में श्रुति हमें ये भी बताती है कि वो इंटेलेक्ट के परे है, मन बुद्धि अहंकार इन तीनों के परे है। उपनिषद इसे बहुत अच्छे से डिफाइन करता है कि जहाँ तक मन जा भी नहीं सकता, मन का वहाँ सीमा ही नहीं है, मन का एक सीमा है, उसके ऊपर वो जा ही नहीं सकता, और उस सीमा के परे है वो ब्रह्मा। इस चीज को आप अच्छे से समझें। मन बहुत कुछ इमेजिन कर सकता है, मन ऐसी चीजें इमेजिन कर सकता है जो है ही नहीं। मन की सीमा बहुत बड़ी है। मन चिड़िया के दूध को भी इमेजिन कर सकता है जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि आप ब्लैक होल के अंदर हैं।
एंड ब्लैक होल इज, कितना दूर है ब्लैक होल? बहुत दूर है ब्लैक होल। तो आप वो सब भी इमेजिन कर सकते हैं, लाइट ईयर्स दूर हैं, आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं। मन की बहुत बड़ी सीमा है, लेकिन मन की भी परे है वो ब्रह्मा। तो सोचो उसको इमेजिन करना, तो सोचो उस तक पहुंचना, उस तक क्या इंटेलेक्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है? और मन के ही तीन रूप हैं, बुद्धि, मन और अहंकार। तो बुद्धि के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है, उस ब्रह्म तक, उस मैं तक। इसीलिए हम इंटेलेक्ट के माध्यम से नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को। इंटेलेक्ट का इस्तेमाल क्यों करना है? इंटेलेक्ट का इस्तेमाल ज्ञान योग में बस इसीलिए दिया गया है ताकि हम अपने मन से शक और शंकाओं को हटा दें। जितने भी शंका हैं, जितने भी संकोच हैं, इन सबको हम हटा दें, और ताकि वो हमारे प्रैक्टिस में, ताकि वो हमारे मेडिटेशन में बाधा ना बने। यही यही पर्पस है, यही पर्पस है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का। और तब हम जब शंकाओं से मुक्त हो जाएं, तब हम अच्छे से इस चीज़ को एक्सपीरियंस के माध्यम से समझ सकेंगे। पहले नहीं, जब तक शंका रहेगा तब तक अनुभव नहीं हो सकता। तो पहले शंकाओं से निवारण किया जाता है, और फिर अगला स्टेप होता है निध्यासन। ज्ञान योग की आपने बात की, ज्ञान योग में 3 स्टेप होता है, श्रवण, मनन और निध्यासन। आपने किसी से सुना, और अभी जो आप कर रहे थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अंग नहीं हूँ, वो मनन था। इसके बाद वाला स्टेप है निध्यासन। आपको क्यों लग रहा है कि बस मनन मात्र से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे? नहीं, इस बिलीफ को कि मैं एक शरीर हूँ, मैं एक इनसिग्निफिकेंट, एक इनकम्प्लीट बीइंग हूँ, इसे बुद्धि से नहीं नकारा जा सकता। ये बिलीव आपके अंदर इतना फर्म है कि इसे सिर्फ अनुभव के माध्यम से ही रिप्लेस किया जा सकता है। सालों से जो गंगा बह रही है, अब आप उसका रुख बदलना चाह रहे हैं, तो वो नहीं होगा। वो बिना एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस के माध्यम से, बिना उसके नहीं हो सकता। जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तब तक वो नहीं हो सकता। तब तक इस झूठे मैं को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अनुभव। और वो अनुभव प्राप्त होता है ध्यान से। आपको कॉन्स्टेंटली इस चीज पे, इस अवेयरनेस को, इस कन्विक्शन को स्ट्रेंथन करते रहना होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ये सारी चीजें नहीं हूं। और तभी जाके आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाओगे, वैसे नहीं होगा। आई थिंक दिस आंसर्स द क्वेश्चन। Yeah, हेलो। yeah, I'm here only. Yeah, only. हाँ, I was just listening to you and then मैं खो गई. Sorry for अच्छा that. Okay. Well, it was such a अच्छा, beautiful एक सेकेंड। surface. हाँ, हिमेश हम्म. ने एक और क्वेश्चन किया था कि एक्सपीरियंस तो इंद्रियों से होता है। ये बहुत इंद्रियों. बड़ा, हाँ, ये बहुत बड़ा डिल्यूजन है। आजकल ये बहुत बेकार सा आर्ग्यूमेंट आप लोगों के मुंह से सुनेंगे कि एक्सपीरियंस तो इंद्रियों से होता है, तो फिर हम इंद्रियों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये कह के वो इस मेडिटेशन, इस एक्सपीरियंस से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे मॉडर्न स्पिरिचुअल गुरु हैं, नियो अद्वैतंस, तो वो ये तर्क देंगे कि एक्सपीरियंस तो इंद्रियों से होता है, तो हम क्यों करें एक्सपीरियंस, क्यों हम इस पे भरोसा करें? नहीं, जब भूख का एक्सपीरियंस होता है ना, तो बस वो इंद्रियों के माध्यम से हमें फील होता है, लेकिन उसके अंदर जो गहराई होती है वो भूख होता है, कि आपके पेट में खाना नहीं है, ठीक है।
दैट डज नॉट मीन कि वो एक्सपीरियंस फेक है, कि वो सिर्फ इंद्रियों से हो रहा है, वो एक हेलुसिनेशन है। नहीं खाओगे तो मर जाओगे, ठीक है। तो जब ये एक्सपीरियंस होता है ना, जिसकी मैं बात कर रहा, जिससे आपको ये प्रूफ हो जाए कि आप ये इनसिग्निफिकेंट मैं नहीं हो, वो एक्सपीरियंस के पीछे एक बहुत बड़ी रियलिटी होती है, जो रियलिटी अपने आप को आपके मन के माध्यम से प्रकट कर रही है आप तक। वो आपके मन के माध्यम से आ रही है, और उस बड़ी रियलिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, इसीलिए हम उसे एक्सपीरियंस बोलते हैं, ठीक है। वो बड़ी रियलिटी आपको चेंज करती है, और वो एक्सपीरियंस होगी बस आपके मन के माध्यम से। डज नॉट मीन कि वो मन का क्रिएशन है। मैं कह रहा हूं वो आपके मन के माध्यम से एक्सपीरियंस होगी। एक्सपीरियंस बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उसके नीचे कितना कुछ है वो आपको नहीं पता। आई डोंट नो मैं उसको अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि इसके मेरे पास वर्ड्स की कमी है। तो आप बताइए कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ या नहीं। Okay. According to me, I have got this question, but Ramesh, are you satisfied with the question and answer? इसके बाद हम प्रोफेसर पे मूव ऑन करें सुयश. He has हाँ ठीक है। questions. Okay, तो I'll request him हम्म to turn his mic on. हम्म Prof, हेलो। yeah, your voice. हेलो, नमस्ते शेष जी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन था, ये जो हनुमान जी हैं, तो मतलब कि वो उनकी स्पीशीज क्या है? मतलब वो इंसान हैं या फिर बंदर भी हैं? और जो वानर सेना थी उसके, मतलब वो भी क्या बंदर ही थी या फिर वो सेम स्पीशीज ही थी, या फिर वो सिर्फ एक सिंबॉलिक दिखाता है ऐसे कुछ? ठीक है। अम, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। फेमस इन अ सेंस कि अभी आजकल ये बहुत पॉपुलर हुआ है ये क्वेश्चन हनुमान जी के भक्तों के बीच। उन्हें बुरा लग रहा है, उनके दिल पे पड़ता है जब कोई कहता है कि हनुमान जी बंदर थे। सी, पहली बात तो ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। किसी भी तरीके से ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, हमें स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ाता है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस करना ही नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट क्योंकि आपने पूछा है तो मैं इसको शॉर्ट में आंसर करता हूँ। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को बंदर ही दिखाया गया है। उनका कलर उनका कलर कहा गया है हल्का कॉपर जैसा, जैसे यूजुअली बंदरों का कलर होता है। उनकी पूंछ भी थी जिसके माध्यम से उन्होंने लंका में आग लगाया था, और पूंछ बड़ी भी हुई थी। तो विथ ऑल एविडेंस हम ये कह सकते हैं कि वो एक बंदर ही थे। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो इंसान थे या बंदर थे? वो एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल सोल थे। देखो हनुमान जी वीर हैं, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था। वो शिव के शक्ति से प्रकट हुए हैं, और ये जितने भी वीर हैं ना, उनके अलग अलग रूप हैं। डज नॉट मीन कि वो बंदर स्पीशीज के हैं, वो बंदर की तरह दिखते हैं तो वो एक एनर्जी का सोर्स, वो शिव के अंश हैं, वो एनर्जी हैं। एनर्जी जो निराकार है, लेकिन उन्हें उन्हें बनाया गया है बंदर जैसा, उन्हें शेप दिया गया है बंदर जैसा। उसी तरीके से नरसिम्हवीर हैं, तो उनका जो बॉडी है वो इंसान जैसा है, और सिर जो है वो सिंह जैसा है, शेर की तरह। उसी तरीके से गरुड़ भी हैं, तो उनका बॉडी गरुड़ की तरह है। तो इस तरीके से उन्हें
बनाया गया है और ये सब कुछ सिंबॉलिक है, ठीक है। उनका जो ये इमेज है, उनको बनाने के पीछे शिव का देखो हर कुछ शिव ने ऐसे ही बनाया है कि वो एक फिजिकल रियलिटी भी है, वो सिंबॉलिक भी है, एंड एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इट इज़ अवेयरनेस। तो वो फिजिकल भी है, उसके ऊपर वो सिर्फ एक थॉट कॉन्सेप्शन भी है सिंबॉलिक, और सबसे ऊपर वो अवेयरनेस है जो सुप्रीम रियलिटी से एक है। तो हनुमान जी को भी आप ऐसे ही देखें, ठीक है। और हाँ, क्योंकि इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वो एक बंदर हैं, तो किसी भी तरीके से उनका इम्पोर्टेंस नीचे नहीं गिरता। विष्णु भगवान के बहुत सारे अवतार हैं और उसमें से बहुत सारे जानवर थे, मत्स्य, कुर्म, नरसिम्हा। तो इससे क्या उनकी वैल्यू गिर गई? अभी भी जो हाईएस्ट शिव भक्त हैं नंदी जी, उनको एक बैल की तरह इमेजिन किया गया है, क्या उससे उनकी वैल्यू गिर गई? तो ये कहना बस टाइम की बर्बादी है, ये सारे क्वेश्चंस कि वो इंसान थे या बंदर थे। वो एक हाई स्पिरिचुअल सोल थे, बहुत बड़े राम भक्त थे और एक वीर हैं। इससे ज़्यादा उनके बारे में कुछ भी जानना, सुपरफिशियल चीज़ों को जानना बस समय की बर्बादी है। ये किसी भी तरह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प नहीं करता। फिर शायद ये स्पिरिचुअली हमें हेल्प करे नहीं करे, बट जहाँ तक बात आती है हमारा अ, एक इतिहास होने की, क्योंकि दूसरा पर्सपेक्टिव ये अच्छा। भी उठ रहा है कि रामायण महाभारत हमारा इतिहास है, और अगर हमारे हाँ। इतिहास में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो क्वेश्चन सीधे एक हम्म। इमेच्योर माइंड पे ये जरूर ये हाँ। इम्प्रेशन पड़ता है कि वाकई में ये रियलिटी है या आई एम बीइंग मिसलीड, या आई एम बीइंग मिसलेड। दैट इज द थिंग दैट जो आपको शुरुआत में एकदम हिलाकर रख देती है, इट शेक्स यू टू द कोर कि ये बंदर कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप एक डेनिसोवेंस या निएंडरथल ऐसा कोई एग्जांपल देते हो हनुमान जी को, इट इज ओके, लेकिन उपदेव का एग्जांपल देते हो, इट इज ओके, बट बंदर हाउ कैन ही डू दीज एक्टिविटीज? तो फिर ये थोड़ा इट बिकम्स अ क्वेश्चन टू पॉन्डर अपॉन। हमारी रियलिटी, जिसे हम रियलिटी मानते हैं ना अभी, बहुत सीमित है। सीमित विल बी द राइट वर्ड। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल पता नहीं है कि एग्जिस्ट करती हैं। स्पेसिफिकली जब आप तंत्र मार्ग में आते हो ना, बहुत वियर्ड है, बहुत वियर्ड। तो अपने सीमित अंडरस्टैंडिंग से, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है कि नियंदरथल्स होते थे, होमोसेपियंस के अलग अलग स्पीशीज थे, ब्रदर स्पीशीज। उसी अंडरस्टैंडिंग में हमें क्यों फिट करना है हर चीज़ को? एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी सीमित है, एक तो डिस्कवरी इतनी सीमित है, इतनी सीमित है आर्कियोलॉजी, कि वो कहता है कि 10,000 साल पहले हम जानवर थे, मतलब हम जंगल में हाँ, रहते थे, एप्स। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। हाँ, हम जानवरों की खाल पहनते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द नेम। उन्होंने निएंडरथल भी नहीं बोला हम्म। 10,000 साल पहले, दैट इज द पॉइंट। तो इतनी सीमित आर्कियोलॉजी है हमारी, इतनी सीमित साइंस है हमारी, उसी के उसी में क्यों फिट करना, उसी के बक्से में क्यों फिट करना है हमें सब कुछ को? दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ, हो सकता है इससे आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल जाए मन का, कि चलो हमारा रियलिटी सही में रियलिटी था, लेकिन ये तो बस आपको भ्रम में रखना है, झूठ में रखना है, और कुछ भी नहीं। अगर आपको ये मान के खुशी मिलती है कि हाँ वो सही में एक होमोसेपियंस के स्पीशीज थे, मान लो, नो प्रॉब्लम। बट फिर ये भी देख लो कि वो सूर्य को अपने मुंह में निकल गए थे, उसे कैसे कंसीव करना है वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया।
बिल्कुल ठीक। इट इज अ थिंग टू थिंक, यू शुड थिंक अबाउट इट। हर चीज तो कैसे क्लैरिफाई करोगे? हाँ, ऑलराइट। तो बहुत पीछे है साइंस, सब कुछ को अभी तक के डिस्कवरी में फिट करने की कोशिश मत करो, मैं यही रिकमेंड करूँगा। इंडीड। हम्म, सो सुरेश, द थिंग इज कि रिकॉर्डिंग में लाइक 4 मिनट बचे हैं इस मीटिंग में, एंड अच्छा, देयर आर स्टिल क्वेश्चंस, सो एक टेल अस। क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, तो और मोनीत का क्वेश्चन है कि व्हाट इज ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, इज इट इंट्यूशन? हाँ, ज्ञान चक्षु जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, उसके लिए हाँ, इंग्लिश वर्ड इंट्यूशन फिट बैठता है, क्योंकि इसे हम आज्ञा कहते हैं। आज्ञा चक्र इसलिए इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि एक तरह से हमें शिव के द्वारा ये या एक हाइयर रियलिटी के द्वारा आज्ञा मिल रहा है उस चक्र के माध्यम से। तो एक मल्टी डायमेंशनल रियलिटी हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो उस छोटे से एंट्रेंस के माध्यम से अंदर घुसता है। हम लोग तो सिर्फ थर्ड डायमेंशनल में परसीव कर पाते हैं ना, हम सिर्फ विजुअल्स और ऑडियो के माध्यम से परसीव कर पाते हैं, लेकिन कितना कुछ होगा उस मल्टी डायमेंशनल रियलिटी में जो हम परसीव भी नहीं कर सकते। तो उस आज्ञा चक्र के माध्यम से वो सब कुछ अंदर आता है, और वही एक थर्ड डायमेंशनल एक ऑडियो और विजुअल के फॉर्म में हम उसे परसीव करते हैं। तो हाँ, उसे इंट्यूशन कह सकते हैं, और यही आपका उस क्वेश्चन का भी आंसर है, एक्सपीरियंस वाला क्वेश्चन का। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल रियलिटी जो होता है, बट हम उसे अपने माइंड और ऑडियो और विजुअल्स के माध्यम से एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई मीडियम नहीं है। और इसीलिए वो हमें बदल पाता है, इसीलिए वो हमें ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ठीक है, देन आई थिंक वी शुड रैप अप फॉर टुडे। हाँ, ठीक है। क्वेश्चंस एंड नहीं हो रहे, एंड वी ओनली हैव 2 minutes लेफ्ट। कितने क्वेश्चन है और? काफी, काफी 3 मीटिंग्स रहेंगी ऐसे। ओके। अच्छा, वैसे हाँ वर्चस्वी हाँ। का कुछ अच्छे क्वेश्चंस है। अच्छा, सुरेश, सुरेश वाली स्माइल का राज ही बता दो, लास्ट क्वेश्चन। मैं बता सकती हूँ इसका आंसर वैसे। हाँ, बताइए। सच्चित आनंद में प्रेजेंट रहो, हर वक्त प्रेजेंट में रहो, मुक्त रहो। अपने आप स्माइल होगी। ये भी सही है, जेन्युइन स्माइल है, एक्सपीरियंस से आता है, बनावटी नहीं है यही। ओके, ओके देन सुरेश, थैंक यू सो तो क्या मच। करना है? एंड एंड करते हैं, करना है? ठीक है। एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम से वी विल ट्राई कि और अच्छे से करें। आज ट्रायल के लिए आई हम्म, गेस दिस मच इज ओके। ठीक है। ठीक है, ओके सुरेश, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओके।